नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी सिलेबस के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए हुए नोट्स आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि अपने पर्सनल नोट्स हैं, सरल भाषा में हैं, पूरे सिलेबस पे आधारित हैं, परीक्षा की शानदार तैयारी वाले नोट्स हैं। क्या आप चाहते हैं कि पढ़ाई बिना तनाव के हो, हर चैप्टर का सटीक सारांश आपको मिले, महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो आपको परीक्षा में अच्छे अंक आए, तो फिर आपके लिए हमारा जो ये खास नोट्स हैं ये आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं और एनसीईआरटी पर आधारित विषयवार तैयार पूरी तरह से परीक्षा उपयोगी होने वाले। विशेषता इनकी क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए हुए हैं। सभी टॉपिक को सरल शब्दों में समझाया गया है। हर चैप्टर के अंत में जरूरी प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनको शामिल किया हुआ है। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अपना खुद का सेल्फ रिवीजन और सेल्फ जो अध्ययन है, सेल्फ स्टडी है, उसके लिए आपके लिए बेस्ट। तो चलते हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले भूगोल विषय संसाधन एवं विकास भाग 2 अपनी बुक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। संसाधन क्या है, इसमें टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले कि टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो पहला टॉपिक आपके पास होगा संसाधन वाला। संसाधन एवं विकास वाला जो बुक है, इस बुक का पहला चैप्टर संसाधन। संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या होते हैं, ये पूरा परिचय इस चैप्टर में होगा। संसाधनों के प्रकार होंगे, संसाधनों के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन होंगे, नवीकरणीय संसाधन होंगे और अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित और मानव संसाधन। संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, ये भी होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट 2 नंबर का जो चैप्टर होगा वो होगा भूमि, मृदा जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और इस चैप्टर में होगा भूमि क्या है, भूमि का उपयोग किसमें है, भूमि का संरक्षण कैसे करें, मृदा का संरक्षण कैसे करें, मृदा निर्माण के कारक कौन से, यानी मृदा मिट्टी है वो बनती कैसे है, उसके निर्माण कैसे होता है, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कैसे करें, जैसे मल्चिंग, वेदिका फोम बनाएं, समोच्च जुताई करें, रक्षक मेखला बनाएं, चट्टान बनाएं यानी बांध टाइप, बीज की फसल, जल की उपलब्धता की समस्या और जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और वितरण और संरक्षण, खनिज और शक्ति संसाधन 3rd नंबर का चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा खनिज और शक्ति संसाधन का। खनिज के प्रकार, खनिज क्या होता है, जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज। धात्विक में लौह है, अलोह, फिर अधात्विक। खनिजों का वितरण, जैसे एशिया, यूरोप आदि में। खनिजों के उपयोग और उनका संरक्षण कैसे करें, खनिजों का क्या उपयोग है, उनको बचाएं कैसे। शक्ति संसाधन, शक्ति मतलब जो ऊर्जा देते हैं, बिजली जिनसे मिलती है या ऊर्जा मिलती है, जैसे परंपरागत संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत हो गए। फिर गैर परंपरागत में हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जमारी ऊर्जा, बायोगैस। कृषि क्या होती है, तो खेती किसानी है, उसको क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। इसका परिचय होगा इसमें। कृषि के प्रकार होंगे, जैसे जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, विस्तृत और स्थानांतरित, वाणिज्य, बागानी, जैविक, सहकारी कृषि आदि। मुख्य फसलें होंगी, जैसे चावल है, गेहूं है, मिलेट है, मक्का है, कपास है, पटसन, चाय, कॉफी। कृषि का विकास, भारत का एक फार्म और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म के इसमें उदाहरण दिया जाएगा। उद्योग क्या है, जहां कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करने की जगह हो, स्थान हो, उसको क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। यानी फैक्ट्रियों को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इसमें परिचय होगा, वर्गीकरण होगा। कच्चा माल आधारित खनिज होंगे और फिर आकार के आधार पे वृहद और लघु उद्योग, स्वामित्व के आधार पे संयुक्त, सहकारी, निजी उद्योग, ये इससे संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट मानव संसाधन से संबंधित, मानव संसाधन वाले चैप्टर में मानव संसाधन का परिचय होगा, उनका क्या महत्व है, जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक होंगे।
जनसंख्या परिवर्तन और प्रतिरूप। पहला प्रश्न है, पहला जो चैप्टर है संसाधन। समरी सबसे पहले इसकी देखेंगे, समरी के रूप में नोट्स होंगे अपने। संसाधन क्या है? व्हाट इज रिसोर्स? मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन है उनको क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे उदाहरण देखें हम, जल है, बिजली है, वाहन है, समय है, विचार है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, मेज है, कुर्सियां, ये क्या है? संसाधन है। ये मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संसाधनों के प्रकार में सबसे पहले देखें टाइप ऑफ रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन यानी जो नेचर से मिलते हैं रिसोर्स, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचर यानी प्रकृति से, यानी उसको मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति से मिले, हमें नेचर से मिले। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे मनुष्य इनको नहीं बनाता, जैसे जल है, मिट्टी है, खनिज है, वायु है, हवा है, पेड़ पौधे फिर भी लगा देते हैं, लेकिन प्राकृतिक जो नेचर से जो हमें मिलती है, जल, वायु, मिट्टी और खनिज। उत्पत्ति के आधार पे जैविक और अजैविक दो प्रकार के होते हैं। जैसे जीवित, जिसमें जीवन है, जैसे पौधों में जीवन होता है, मानव में जीवन होता है, जानवर में जीवन होता है, तो ये जैविक है। अजैविक यानी जो निर्जीव है, जिनको हम हटाएं तो ही हटे, वैसे वो खुद से नहीं चल सकते, ना बढ़ सकते, ना सांस ले सकते। उनको जैसे चट्टान हो गई, धातु हो गई, टेबल हो गई, कुर्सियां हो गई। उपलब्धता के आधार पे देखें तो दो प्रकार के हैं, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाले भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो रिन्यूएबल हो। जैसे सूरज की रोशनी है, इसको हम प्लेटें लगा लगा के और बना सकते हैं कि सूरज चमकता ही रहता है। राजस्थान में तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण तो पूरे दिन सूरज चमकता रहता, तो इसकी रोशनी से जो ऊर्जा बनती है वो कौन सी है? नवीकरणीय ऊर्जा है। हवा से बना सकते हैं, पवन ऊर्जा। अनवीकरण में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तो ये धरती की चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, तो इनको बनने में ही बहुत समय लग जाता है और एक सीमित मात्रा में होते हैं। तो इनको अगर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं किया गया, यानी सीमित मात्रा में उपयोग नहीं किया गया, असीमित तरीके से उपयोग किया गया, तो ये क्या हो जाएंगे? एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। अब हमारा प्रकारों में है मानव निर्मित संसाधन, यानी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसको मानव ने बनाए, मनुष्य ने बनाए। वो कौन से हो गए? जैसे मशीन है, इमारत है, सड़क है, ये मनुष्य ने बनाए यानी व्यक्ति ने बनाए। तो मानव ह्यूमन रिसोर्स में मानव समय भी एक संसाधन है। कैसे? कि मनुष्य के पास क्या है? ज्ञान है, कौशल है, उसका उपयोग करके वह अन्य संसाधनों का निर्माण कर सकता है। इसलिए मनुष्य खुद भी एक क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। याद हो गया? मानव खुद एक संसाधन क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है? ज्ञान है, विवेक है, कौशल है। तो उस ज्ञान, विवेक और कौशल का उपयोग करके अन्य संसाधनों को का निर्माण कर सकता है, उनको बना सकता है। तो इसे मनुष्य को कहते हैं संसाधन। संसाधनों का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो क्या है? तो इनका मूल्य आर्थिक भी है, सौंदर्यात्मक भी है, सांस्कृतिक भी है। तो इनकी उपयोगिता आधारित है ये संसाधन। कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं तो कुछ गैर मूल्यवान होते हैं। संसाधनों का संरक्षण कैसे करें? रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे करें? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे तो ये भविष्य की पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, उसको कहते हैं भविष्य की पीढ़ियां, तो वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे, उनके लिए भी संसाधन बच जाएंगे। तो इस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण हम कर सकते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बच जाए। इस प्रकार से हम संसाधनों को बचा सकते हैं। और इसी प्रकार के संसाधनों के उपयोग को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। जैसे वर्तमान जरूरतों को हम इस प्रकार से उपयोग करें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों की देखभाल करने का तरीका क्या हो? तो इसके लिए कौन से तरीके? जैसे संसाधनों की बर्बादी नहीं हो, बर्बादी को रोक के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को बढ़ावा दे। यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम पुनः बना सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, तो उनका उस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, और जो
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब हम MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में। संसाधनों का कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? तो उपयोगिता है। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन है? चट्टान, कोयला, जल, पेड़। अब देखो इसमें जीवन किसमें है? चट्टान में है क्या? नहीं है। कोयले में भी नहीं है। जल में है क्या? नहीं है। पेड़ में है। कोयला और पेट्रोलियम किस श्रेणी में आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या हो? वर्तमान जरूरतें भी पूरी हो जाए, भविष्य के लिए भी बचा रह जाए। मानव संसाधन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? जैसे नदी, जंगल, खनिज, ये तो नहीं है। तो किसान है मानव संसाधन, जो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके खेत में क्या करता है? फसल को उगाता है। ये अपने इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश के साथ साथ हैं, यानी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट 2 का जो अध्याय है अपना भूमि संसाधन, उससे संबंधित प्रश्न है कि भूमि क्या है? भूमि हमारे जीवन का आधार है, लैंड रिसोर्सेज। तो हम भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कृषि में करते हैं, खेती करते हैं तब करते हैं। आवास, रहने के लिए काम में लेते हैं। वन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में पेड़ लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? वन कहते हैं। तो ये भी कहाँ? भूमि पे लगते हैं। उद्योग अगर कहीं लगाना हो तो उसके लिए भी भूमि चाहिए। सड़क बनानी हो तो उसके लिए भी भूमि चाहिए। विश्व की 30% भूमि सतह ही मानव के उपयोग योग्य है। लगभग 70% है वो पानी है और 30% के लगभग भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि उपयोग यानी लैंड यूज कैसे करें? भूमि का उपयोग इन बातों पर निर्भर करता है, जैसे भौगोलिक स्थिति है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं नद। इस प्रकार से हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर निर्भर करता है। तो जनसंख्या और तकनीक, जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता। भूमि के उपयोग के प्रकार, जैसे कृषि, वन, आवासीय, औद्योगिक और चारागाह के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है। ग्रेजिंग लैंड जिसको बोलते हैं। भूमि जो क्षरण है, भूमि का नुकसान है, डिग्रेशन है, यानी लैंड डिग्रेशन है, और उसका कंजर्वेशन है, वो कैसे करें? डिग्रेशन को कैसे रोकें, कंजर्वेशन कैसे करें, यानी उसको बचाएं कैसे? तो कारण क्या है? पहले तो ये देखेंगे भूमि क्षरण क्यों होती है, भूमि का निम्नीकरण क्यों होता है। क्षरण को कहते हैं निम्नीकरण, यानी लैंड डिग्रेशन को कहते हैं भूमि निम्नीकरण, यानी उसकी गुणवत्ता है वो घट जाती है, क्वालिटी घट जाती है। जैसे वनों की कटाई कर दें तो घट जाएगी, अति चराई कर दें तो भी घट जाएगी, खनन करें तो भी घटेगी। जल और वायु अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव हो जाए, चाहे वो पानी से हो जाए चाहे वो हवा से हो जाए। जो आंधी तूफान चलते हैं तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। जल से नदियां जहाँ से गुजरती हैं तो भी जो मिट्टी है वो कटकर दूसरी जगह चली जाती है, उसको कहते हैं अपरदन। इसका संरक्षण कैसे करें? वृक्षारोपण करें, बड़े स्तर पे पेड़ पौधे लगाएं, समूचे जुताई करें, टेरेस खेती करें, जल को रोकें, बांध बनाते ताकि जल अपरदन नहीं हो और पानी का भी यूज हो जाए। नेक्स्ट है मृदा संसाधन है, वो क्या है? सोइल रिसोर्सेज। मृदा वो ऊपरी परत है भूमि की जो पौधों को उगाने में मदद करती है और ये चट्टानों के टूटने और जैविक पदार्थों के अपघटन से बनती है। मृदा के प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मृदा कौन सी है? जो सबसे उपजाऊ, हर गंगा के मैदान में है। काली मिट्टी, यानी नदियों के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, एल्विल। और काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है वो कपास के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी है, ये आयरन की मात्रा अधिक होती है इसमें। रेड सॉइल में रेतीली मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल है, उसको वहाँ भी पानी की कमी है। पहाड़ी मिट्टी है वह कम उपजाऊ है, यानी माउंटेन सॉइल। जो पर्वतों के ढलानों में जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले इसको समझेंगे कि जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सुना होगा ना आपने, जल के बिना जीवन नहीं है। जल के स्रोत कौन से हैं? जल कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? वर्षा से मिलता है, नदी, झीलें, भूजल। भूजल होता है धरती के नीचे वाला जल जो हम ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं, कुओं के द्वारा निकालते हैं।
उस जल को कहते हैं भूजल, भूमि के नीचे का जल। जल संकट, जल संरक्षण जरूरी, क्योंकि जल संकट बढ़ रहा है तो उसके लिए जल संरक्षण है, जल को बचाना जरूरी है। अब जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? वाटर क्राइसिस को कैसे रोक सकते हैं? वाटर क्राइसिस मतलब जल संकट, इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए हमें वर्षा जल संचय यानी रेन वाटर है, उसके लिए हार्वेस्टिंग बनानी चाहिए, पुनः जल चक्रण कर लेना चाहिए। और जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप एरिगेशन जिसको बोलते हैं, टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई जो विधि है उसको उपयोग में लेनी चाहिए। फुहारा सिस्टम उपयोग में लेना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचर वेजिटेशन, ये पेड़ झाड़ी घास होती है और जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उग जाती हैं, जलवायु और मृदा पर निर्भर करती हैं। इनके प्रकार जब हम देखें तो ये कितने प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा जल, ट्रॉपिकल जो पेड़ हैं वर्षा जल वाले, रेन फॉरेस्ट कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा जल। शुष्क वन, डेजर्ट वेजिटेशन, पर्वतीय वन, माउंटेन वेजिटेशन यानी पर्वतों के आसपास, और शुष्क वन जो कि मरुस्थल में उगते हैं। उष्णकटिबंधीय जहाँ ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे जो पेड़ उगते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। वन्य जीव संसाधन यानी जो वनों में रहने वाले जो जीव हैं, वाइल्ड जो लाइफ है, रिसोर्स, उनको कहते हैं वन्य जीव संसाधन। इसमें जैसे सभी जानवर हो गए, पक्षी हो गए, कीट पतंगे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अवैध शिकार और वनों की कटाई है वो इनके लिए खतरा है। इन वन्य जीव हैं, संसाधन है, इनको खतरा क्यों है? इनको खतरा है अवैध शिकार करते हैं और वनों की कटाई कर देते हैं तो भी इनका जीवन है वो खतरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनका तो घर ही वही वन्य जीवों का तो जो वन है वही इनका घर है, तो वहाँ से वनों को काट देंगे तो इनका घर है वो उजड़ जाएगा। संरक्षण के उपाय क्या करें? नेशनल पार्क बनाएं, राष्ट्रीय उद्यान बनाएं, यानी कंजर्वेशन मेथड है वो क्या अपनाएं? राष्ट्रीय उद्यान बना दे, नेशनल पार्क बना दे, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बना दे, जैव मंडल रिजर्व बना दे जिनको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। भूमि संरक्षण के 3 उपाय बताने। क्षरण के भी ऊपर हमने बात की कि क्षरण यानी निम्नीकरण यानी डिग्रेशन, तो ये हमने देख ही लिया था। मृदा के 2 प्रकार लिखने, जलोढ़ और काली मिट्टी हो गई। नेक्स्ट पर जो चैप्टर होगा वो खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित होगा, यानी मिनरल एवं पावर रिसोर्स। खनिज संसाधन है ये वाटर आर मिनरल यानी खनिज होते क्या हैं? जो खनिज हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं, यानी भूमि के नीचे से खोद के निकाले जाने वाले पदार्थों को सरल भाषा में करें तो भूमि के नीचे से खोद के निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं खनिज। और ये चट्टानों में पाए जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी भी हैं। फाउंड इन रॉक यानी चट्टानों में पाए जाते हैं। दे आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। खनिजों के प्रकार देखें, खनिजों के प्रकार में धात्विक खनिज हैं जो जिनमें धातु होती है, जैसे लोहा इसको और बॉक्साइट हो गया। और फिर अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं होती, जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया। ऊर्जा खनिज जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। शक्ति संसाधन पावर रिसोर्स, ऐसे स्रोत हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और मशीनों को चलाने या बिजली बनाने आदि में उपयोगी होते हैं, तो इनको कहते हैं ऊर्जा संसाधन। शक्ति संसाधनों के प्रकार देखें। परंपरागत टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज, परंपरागत शक्ति संसाधन कौन से हैं? ये हैं जैसे कोयला है, काले हीरे के रूप में भी इसको जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध काले हीरे के रूप में प्रसिद्ध कौन है? कोयला है। ये बिजली और ईंधन का मुख्य स्रोत है, बिजली बनाने में ईंधन के रूप में कोयले का ही उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जैसे ईंधन के रूप में, जैसे गाड़ियां चलती हैं तो पेट्रोल से ही चलती हैं। डीजल, गैस, प्लास्टिक आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, तो स्वच्छ ईंधन है, ये अपने रसोई में काम आती है प्राकृतिक गैस, और ये बिजली बनाने में भी काम आती है। क्लीन फ्यूल के रूप में प्रसिद्ध है। जल विद्युत
यानी पानी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कहते हैं जल विद्युत। अपारंपरिक शक्ति स्रोत जो कि को हम बना सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, इसको हम बना सकते हैं सूरज की ऊर्जा से। पवन ऊर्जा जो कि हवा की गति से बना सकते हैं। बायोगैस गोबर और जैविक पदार्थों से बना सकते हैं। परमाणु ऊर्जा जो कि यूरेनियम से बना सकते हैं। परमाणु ऊर्जा बनाने का स्रोत क्या है? यूरेनियम है। खनिजों का संरक्षण कैसे करें? खनिज ऊर्जा संसाधन यानी इनको कंजर्व कैसे करें, संरक्षित कैसे करें, बचाएं कैसे। तो ये खनिज है, सीमित मात्रा में है और इनका संरक्षण जरूरी है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच जाए। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए हमें, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए और ऊर्जा का अपव्यय है वो रोकना चाहिए। तो इसके लिए प्रश्न है, इनको आप देख लें। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको समझ लेते हैं। प्रश्न तो आप देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि क्या है? कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें धरती पर फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं को पाला जाता है ताकि मानव की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। समझ गए? कृषि के प्रकार देखें तो प्रधान यानी परंपरागत कृषि, और इस कृषि को जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। पुराने तरीके से कृषि होती है ये, और पुराने हमारे दादा परदादा हैं वो इस प्रकार की कृषि करते थे, जीविका निर्वाह कृषि। क्योंकि उस समय के जो परंपरागत संसाधन थे वो सिर्फ हल वगैरह ये थी, मशीनें नहीं थी उस समय। तो इसमें किसान खुद ही करता है और अपने परिवार को लगा लेता है, बस इतना ही है। फसल उगाता है, वो अपने परिवार का पालन पोषण हो सके इतनी फसल उगाता है। पुराने औजारों का उपयोग करता है, नहीं पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग होता है इसमें। पैदावार भी कम होती है। फिर है व्यवसायिक फसल, तो ये तो कॉमर्शियल फार्मिंग है। कॉमर्शियल मतलब लाभ के लिए उगाई जाती है, जैसे बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं ताकि ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें खेती करके। और इसमें मशीनें भी लगाई जाती हैं, उन्नत तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे आजकल ट्रैक्टर वगैरह आ गए, मशीनें भी आ गई, अधिक पैदावार होती है इसमें। और स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, यानी शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह, एक बार एक जगह फिर दूसरी जगह। इसमें क्या करते हैं कि जंगलों को साफ कर अस्थायी खेती की जाती है। अस्थायी मतलब हमेशा वही नहीं होती, दूसरी जगह करते हैं फिर। तो वहां पे जंगलों को काट कर और जो राख होती है वहां बीज छिड़क दिए जाते हैं, तो वो जो बीज उग जाते हैं, फसल होती है, फिर दूसरी जगह जंगल काटा जाता है, फिर वहां जो राख होती है वहां बीज छिड़के जाते हैं, तो वहां करते हैं। यानी फसल के बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है, एक जगह फसल करते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरी को उपयोग करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि झूम खेती कहते हैं भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में। उत्तर पूर्व के राज्य जानते हो आप? 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो राज्य हैं ये हैं 7 सिस्टर्स यानी भारत के उत्तर पूर्व के राज्य। और यहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम है झूम खेती, झूमने वाली खेती। ठीक है, याद हो गया? स्थानांतरित खेती भी इसका नाम है। आधुनिक कृषि ये कौन सी है? ये छोटे क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों का अधिक उपयोग होता है, सिंचाई का भी अधिक उपयोग होता है। अब हम देखेंगे फसलें, टाइप ऑफ क्रॉप्स, खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स यानी जो खाने के काम है। वो कौन सी फसलें हैं खाने के उपयोग में? जैसे चावल आता है, चावल खाने के लिए बोया जाता है। गेहूं है, ये भी खाने का काम आता है। मक्का जिसको माइज कहते हैं, बाजरा जिसको मिल्ट्स कहते हैं, दालें, तो ये खाद्य फसलें हैं। नकदी फसलें कौन सी हैं? कैश क्रॉप, कैश मतलब जिससे पैसे कमाते हैं, नकद जिनसे राशि आती है। कपास है, कॉटन, कॉटन खाने के काम नहीं आता, मार्केट में सीधी बेची जाती है और पैसे आते हैं। गन्ना, शुगर केन जिसको बोलते हैं, चाय, कॉफी, जूट, तंबाकू, ये सब क्या है? नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट है कृषि के लिए आवश्यक कारक कौन से? फसल है वो पैदा होती है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। जलवायु है, जैसी जलवायु होगी कृषि भी वैसी होगी, गर्म जलवायु में उस प्रकार की फसलें होंगी,
ठंडी जलवायु में अलग प्रकार की फसलें होंगी। मृदा की गुणवत्ता, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी, जलोढ़ मृदा होगी, काली मिट्टी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही फसलें होंगी। जल उपलब्धता, पानी की कमी जहाँ होगी तो वहाँ अलग प्रकार की फसलें होंगी। जैसे रेगिस्तान में अलग प्रकार की फसलें होती हैं। जहाँ जल उपलब्ध हो, जैसे गंगानगर जैसी जो भी राजस्थान का एरिया देखें तो वहाँ ज्यादा है, और वैसे पंजाब में तो जल की अधिकता है तो वहाँ अलग प्रकार की फसलें होंगी। जनसंख्या और तकनीक, ये सब कारक हैं जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं। तो इससे बनने वाले प्रश्न बनाए गए हैं, इनको आप देखें। नेक्स्ट हमारा अपना चैप्टर होगा, वो होगा उद्योग। क्या होगा? उद्योग। और उद्योग वाले चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्योग होता क्या है। इंडस्ट्रीज है। व्हाट आर इंडस्ट्रीज? तो जब कच्चे माल को उपयोगी वस्तु जैसे फिनिश्ड गुड में बदल दिया जाता है या पक्के माल में बदल दिया जाता है तो उसको कहते हैं उद्योग। जैसे गेहूं है, उसका आटा बनाकर उससे बिस्किट बना दिए जाएं तो वो कहाँ बनाए जाएंगे? उद्योग में बनाए जाएंगे। तो इसको कहते हैं, इस प्रकार से कच्चे माल को पक्के माल में तैयार करने वाली जो प्रक्रिया है उसको उद्योग कहा जाता है। जैसे कपास से क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया। कपास क्या? कच्चा माल। कपड़ा क्या है? पक्का माल। लोहा कच्चा माल है, लोहे के औजार बना दिए तो वो पक्का माल हो गया। तो कच्चे माल को पक्के माल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्योग। लकड़ी है, लकड़ी कच्चा माल है तो उससे फर्नीचर बना दिया तो ये क्या है? उद्योग हो गया। उद्योगों के प्रकार देखेंगे हम सबसे पहले। उद्योग, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कितने प्रकार के हैं। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने जो कि घरों में ही चलते हैं, सिर्फ घरों में घर के लोग मिलकर जो जिस उद्योग को चला लेते हैं उसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कुटीर उद्योग। और लघु उद्योग, कम पूंजी लगती है इसमें। पूंजी मतलब पैसे, कम पैसे खर्च किए जाते हैं। श्रमिक भी कम होते हैं और छोटे कारखाने होते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं इनको, छोटे पैमाने के उद्योग। फिर है विशाल उद्योग, बड़े वृहद उद्योग भी इनको दूसरी भाषा में बोलते हैं, वृहद उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और इसमें बड़ी पूंजी, पैसे खूब खर्च किए जाते हैं, बड़ी पूंजी लगाई जाती है, मशीनें भी बड़ी बड़ी लगाई जाती हैं, महंगी लगाई जाती हैं, श्रमिक भी ज़्यादा होते हैं, मजदूर, काम करने वाले मजदूर भी हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार के उद्योग बड़े उद्योग कहलाते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कच्चे माल के आधार पे, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। तो कृषि आधारित, जहाँ कृषि को कच्चे माल के रूप में उपयोग लेंगे उसको क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे कपड़ा है, कपड़ा किससे बना? कपास से। चीनी गन्ने से। तो ये कहाँ पैदा हुए? ये हुए कृषि यानी भूमि। खनिज खोद के निकाले गए, जैसे लोहा, इस्पात। वन आधारित, वनों से जैसे कागज है, पेड़ों से क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है, लकड़ी। समुद्र तो मछली और नमक, ये समुद्र आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है स्वामित्व आधारित, बेस्ड ऑन ओनरशिप। ये उद्योग किस प्रकार के? तो ये निजी उद्योग, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये निजी हैं, ये खुद के हैं। टाटा का मालिक जमशेद जी टाटा ने इसको शुरू किया था, रतन जी टाटा इसके मालिक रहे। रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी है वर्तमान में। और सार्वजनिक उद्योग जो कि सरकार लगाती है, पब्लिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे भेल है, सेल है। और संयुक्त जॉइंट के, यानी जो निजी और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त उद्योग, जॉइंट उद्योग। ओएनजीसी इसी प्रकार का उद्योग है, इनको याद रखना, आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव, अमूल डेयरी है, ये कोऑपरेटिव का मतलब होता है जैसे 20-25 लोग हैं वो मिलकर कोई उद्योग चलाएं तो उसको कहेंगे सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव। डेयरी, तो ये डेयरी को, अमूल डेयरी है वो कोऑपरेटिव उद्योग का उदाहरण है। बेस्ट एग्जाम्पल है, कहने का मतलब उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन से होने चाहिए। फैक्ट्री कहाँ लगाई जाती है? तो फैक्ट्री जो फैक्टर हैं, फैक्ट्री लगाने के फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो कच्चा माल होना चाहिए पहला, तो ये
जिसका भी उद्योग लगा रहे हैं उसका कच्चा माल होना चाहिए, फिर उसके लिए जल होनी चाहिए, बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, वहाँ सस्ते श्रमिक मिल जाने चाहिए, लेबर मिल जानी चाहिए, परिवहन के साधन मिल जाएं, सड़क हो, रेल हो और हवाई जहाज के लिए भी सुविधा हो, तो परिवहन के साधन हो ताकि माल जो बने उद्योग में वो तुरंत किसी दूसरी जगह पहुंचाए जा सकें बेचने के लिए। बाजार